नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन रीट की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। बाल विकास और मनोविज्ञान ने अपन अपन ने 2 यूनिट बिल्कुल पूरी कंप्लीट कर ली है और तीसरी यूनिट में 3 टॉपिक थे, बुद्धि, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें से व्यक्तित्व और बुद्धि वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट अपन ने कर लिया है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। साथियों, ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये चैनल आपके लिए कितने काम का है। साथियों, सारी की सारी चीज़ें डिटेल से करवाई गई हैं। आज भी इस वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नता को बिल्कुल डिटेल से अपन पूरा एक साथ कर लेंगे। इसमें कुछ भी अपन शेष नहीं छोड़ेंगे। आज अपनी यूनिट नंबर 3 जो वो कंप्लीट होने वाली है। साथियों, सबसे पहले बात करें व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ की, तो कोई भी दो बालक जो वो समान नहीं होते, बस यही इसका सिंपल सा एक अर्थ है। भाई, जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है कोई भी दो व्यक्ति या बालक जो वो सेम नहीं होते। फिर है स्किनर के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। वो सारे के सारे व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे शारीरिक पहलू है, मानसिक पहलू है, बुद्धि वाला पहलू है। किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, और बुद्धि लब्धि के आधार पर ही जो एक विभाजन किया जाता है। जैसे प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, औसत बालक है, ठीक है, पिछड़ा बालक है। वो सारे के सारे अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो यूनिट नंबर 4 में है साथियों। वो टॉपिक अपना यूनिट नंबर 3 में नहीं है। काफ़ी सारे लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के साथ उसको करवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, अपन वहीं उसको पढ़ेंगे। बिल्कुल यूनिट वाइज आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सर्वप्रथम अध्ययन जो वो किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था 1880 में। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है सीधा सीधा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से ये प्रश्न आ जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया है, सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो फ्रांसीसी गाल्टन ने किया था, ठीक है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। तो साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार अपन देख सकते हैं कि कितने प्रकार के आधार पर व्यक्तियों में विभिन्नताएं की जा सकती हैं। जैसे शारीरिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, कोई का रंग काला हो सकता है, कोई का गोरा हो सकता है, कोई के कान बड़े हो सकते हैं, कोई के छोटे हो सकते हैं, कोई के पैर टांगे लंबी हो सकती हैं, कोई की टांगे छोटी हो सकती हैं। यानी कद बड़ा हो सकता है, कद छोटा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें शारीरिक रूप से विभिन्नताएं हो गई। फिर हम मानसिक विभिन्नताएं, किसी का दिमाग तेज चलता है, किसी का IQ कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, वो मानसिक विभिन्नताएं होती हैं। फिर संवेगात्मक विभिन्नताएं, किसी में एकदम से खुश हो जाता है व्यक्ति कोई, और कोई आराम से, न तो एकदम से खुश होकर के भी कोई निर्णय नहीं लेता, और कोई एकदम नाराज होने पर भी निर्णय नहीं लेता। यानी कि बिल्कुल एक प्रकार से शांत तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ अति उत्साही होते हैं और कुछ कम उत्साही होते हैं, तो वो संवेगात्मक विभिन्नताएं हो गई। फिर है चरित्र के आधार पर विभिन्नताएं। कुछ लोग जो वो नैतिक कार्य करते हैं, जैसे दूसरों की मदद करना, चोरी वगैरह नहीं करना, अनैतिक कार्य नहीं करते, असामाजिक कार्य नहीं करते, ठीक। और कुछ लोग असामाजिक कार्य या अनैतिक कार्य कर देते हैं, ठीक है। तो वो चरित्र के आधार पर विभिन्नताएं हैं। फिर है गामक विभिन्नताएं। कुछ जो बालक होते हैं वो जल्दी चलना सीख जाते हैं, कुछ चलना नहीं सीख पाते हैं जल्दी। तो अपन देखते हैं कुछ बालक तो 1 साल के होने से पहले ही चलना प्रारंभ कर देते हैं। 8-10 महीने के बच्चे जो वो चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कुछ बालक 1.5-1.5 वर्ष के होने के बाद भी चलना प्रारंभ नहीं करते, ठीक है। तो वो समय लेते हैं। तो ये गामक विभिन्नताएं हो गई। फिर है रुचियों में विभिन्नताएं। अब तो अपने को तो ये तो पता ही है कि किसी व्यक्ति की रुचि जो है वो आरपीएससी एग्जाम्स विद आकाश कटेवा देखने की है, किसी की रुचि किसी दूसरे चैनल को देखने की है। तो रुचियों में विभिन्नताएं भी जाहिर सी बात है पाई जाती हैं। इसके बाद व्यक्तित्व में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मेरा व्यक्तित्व अलग है, आपका व्यक्तित्व अलग है, ठीक है। आप बहुत अच्छे स्वभाव के हो सकते हो, मैं बहुत बुरा स्वभाव का हो सकता हूँ। तो ये स्वभाव में भी डिफरेंस जो वो व्यक्तित्व में विभिन्नता, एक ही बात है ना। सीखने की गति में विभिन्नताएं। कोई बच्चा जो है एक बार बताते ही सारी चीज़ें सीख जाता है। कोई बच्चा जो है वो बार बार बताने पर भी नहीं सीख पाता है, बहुत धीरे सीखता है, ठीक है। विचारों में विभिन्नताएं। हमारे विचारों में अपन जानते हैं कि दो व्यक्तियों के विचार जो है वो बहुत कम मिलते हैं। जिन लोगों में मिल जाते हैं उनके लिए बोला जाता है कि वो दोस्त बन जाते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ विचार मिल सकते हैं व्यक्तियों के, लेकिन सारे विचार मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो विचारों के आधार पर विभिन्नताएं होती है। फिर आप देखिए भौतिक विभिन्नताएं। भौतिक विभिन्नता जो शब्द है, भौतिक विभिन्नता होता क्या है? जिसमें
शारीरिक और बुद्धि के आधार, दोनों के आधार पे जो विभिन्नता होती है उसको भौतिक विभिन्नता बोलते हैं अपन। तो ध्यान में रखिएगा, भौतिक विभिन्नता का अर्थ है, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो उसमें क्या करना आपको, शारीरिक प्लस बुद्धि के आधार पर जो विभिन्नताएं एक साथ देखी जाती हैं तो वो भौतिक विभिन्नता कहलाएगी। ठीक है साथियों, अब ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं, इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए आप आराम से उसको कर दोगे। साफ साफ पूछ लिया जाए आपको, नैतिक और अनैतिक आधार पर अगर दो व्यक्तियों में अंतर है तो वह किस प्रकार की विभिन्नता है, जाहिर सी बात है चरित्र के आधार पर उनमें विभिन्नता की गई है। आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन उन कारकों की बात करेंगे जिनके द्वारा व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है, और उसमें मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि व्यक्तिगत विभिन्नता को भाषा जो है वो प्रभावित नहीं करती है। लैंग्वेज जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित नहीं करता है, इफेक्ट नहीं करता है। ये ध्यान में रखना है कि भाषा व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित नहीं करती है, जबकि व्यक्तित्व और बुद्धि को प्रभावित कर देती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना अपने को कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद देखिए, वंशानुक्रम जो है वो सर्वाधिक प्रभावित करता है मानसिक और शारीरिक विभिन्नताओं के आधार पर। अगर व्यक्तित्व का अंतर जो है वो मानसिक और शारीरिक आधार पे किया जा रहा है तो वहाँ पे वंशानुक्रम सर्वाधिक प्रभावित करता है, वातावरण प्रभावित करता है, जाति प्रजाति देश भी प्रभावित करता है। ठीक है, व्यक्तियों को आयु व बुद्धि भी प्रभावित करती है, शिक्षा एवं आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करती है, लिंग भेद भी प्रभावित करता है, लेकिन भाषा प्रभावित जो है वो नहीं करती। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर साथियों अपन क्या कर सकते हैं कि बालकों में अंतर कर सकते हैं। इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, कमज़ोर बच्चों का एक ग्रुप बना लिया, जिससे क्या होगा, कमज़ोर बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा सकता है और वो और भी अच्छा करें, इसके लिए अपन उसके लिए प्रयास जो वो कर सकते हैं। इसके बाद व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करने में सहायक है, वही बात हो गई, जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको अपन अलग से पढ़ा सकते हैं। शिक्षण विधियों का चयन करने में सहायक, उनको अलग विधियों से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, ऐसे चीज़ें उनको बताई जाए पाठ्यक्रम में से जो आसानी से समझ में आ सकें, ताकि वो अच्छे अंक ला सकें और उनको आसानी से एक अलग विधि से, सरल विधि से उनको समझाया जा सके। बालकों में विशिष्ट रुचियाँ विकसित करने में सहायक, कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं लेकिन अन्य चीज़ों में अच्छे होते हैं, तो उसकी उसी रुचि को आगे बढ़ाया जा सकता है। व्यवसायिक निर्देशन, गृह कार्य, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना में सहायक है। शारीरिक दोषों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक है। जैसा कि अपन जानते हैं ब्रेल लिपि की पुस्तकें जो हैं वो अंधे लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। ठीक है, तो शिक्षा प्रदान करने में भी सहायक है, जाहिर सी बात है। इसके बाद बात करें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियां कौन सी हैं, या फिर इनको शिक्षण प्रक्रिया हेतु व्यूह रचनाएं भी बोलते हैं। तो साथियों यूनिट नंबर 5 में तो ये जो अपन विधियां अपन आगे पढ़ेंगे, इनको यूनिट नंबर 5 में शिक्षण प्रक्रिया हेतु व्यूह रचनाओं में भी अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन अभी पढ़ लेते हैं, बाद में अपन इनको पढ़ने की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यूनिट नंबर 5 में ये जो टॉपिक है वो किस नाम से, शिक्षण प्रक्रिया हेतु व्यूह रचनाएं, जबकि यहाँ पे किस नाम से, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियां। बाकी टॉपिक एक ही है, एक ही विधियां इसमें, ठीक है, समान है। तो पहली विधि है प्रोजेक्ट विधि। यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर कौन सी विधि आधारित है, प्रोजेक्ट विधि। इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं और जॉन डीवी इसके द्वितीय प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है साथियों, 1918 में ये विधि जो है वो दी गई थी। तो थोड़ा ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट विधि वैसे तो मैं आपको टीचिंग मेथड्स में करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जो और ध्यान से देख लीजिए कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो किलपैट्रिक के द्वारा दी गई प्रतिपादक, प्रथम प्रतिपादक जो किलपैट्रिक को माना जाता है और जॉन डीवी को द्वितीय प्रतिपादक जो वो माना जाता है। और यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। यह विधि जो है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में छात्र अपनी मर्जी या रुचि से योजना का चयन करते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, नाटक खेलना, बागवानी करना, वे मिलजुल कर पूरा काम करते हैं। यानी इस विधि में क्या करते हैं, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाता है और फिर वो मिल करके उसमें कार्य करते हैं, यानी कि करके सीखते हैं। बहुत ही बढ़िया विधि है, ध्यान में रखना है। दूसरी विधि है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में डाल्टन विधि। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेलन पार्क हर्स्ट। और इसकी ट्रिक क्या है, डाल्टन, देखिए डाल्टन नाम से डे से डांस कर लेंगे,
अपन फिर क्या करेंगे, हेलन सबसे अच्छी डांसर है। जो पुराने समय के जो आपके दादाजी वगैरह जो है वो जब मूवी देखते थे या पापा जी मूवी देखते थे, उस समय हेलन नाम की एक डांसर थी, जो है नायिका भी थी, और वो बहुत शानदार डांसर थी। उसी से ये ट्रिक बनाई है कि हेलन जो है वो ज़बरदस्त डांसर थी। तो डे से डाल्टन विधि और है से क्या हो जाएगा, हेलन। हेलन पार्क हर्स्ट, हेलन पार्क हर्स्ट। और हेलन कहाँ डांस करती थी, पार्क में करती थी। तो इस प्रकार से अपन इसको ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, डाल्टन विधि का प्रतिपादक कौन है, हेलन पार्क हर्स्ट है। इस विधि में बालक पर विषय वस्तु समय सारणी का कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसमें कोई पाठ्यक्रम वगैरह नहीं होता है, कोई विषय वस्तु नहीं होती, समय सारणी भी नहीं होती, टाइम टेबल वगैरह कुछ नहीं है। जैसे मन में आए वैसे सीखो, यानी बालक स्वाध्याय करके सीखता है, खुद पढ़ करके इसमें सीखता है। बालक को कोई टाइम टेबल में बांधा इसमें नहीं जाता है। इसमें प्रत्येक विषय के लिए प्रयोगशाला बनाई जाती है। इसमें हिंदी के लिए प्रयोगशाला होती है, गणित के लिए प्रयोगशाला होती है, विज्ञान के लिए होती है, सामाजिक विज्ञान के लिए होती है। सभी चीज़ों के लिए, प्रत्येक विषय के लिए इसमें प्रयोगशाला जो है वो बनाई जाती है। तो डाल्टन विधि भी एक बहुत ही शानदार विधि जो वो मानी जाती है। ठीक है साथियों, इसमें ध्यान रखने योग्य बात यही है कि बालक इसमें स्वयं करके सीखता है। जैसे वो सीखता है किसमें, आपका प्रोजेक्ट विधि में। नेक्स्ट आपकी विधि है डाल्टन विधि के अलावा अपने, हाँ अगली विधि देखिए। इसमें डाल्टन विधि में अध्यापक जो है वो मात्र एक पथ प्रदर्शक होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बालक स्वयं ही इसमें करके सीखते हैं। तीसरी अपनी विधि है इकाई या विनय टीका प्रणाली। इसको याद कैसे करेंगे, विनय ने टीका खाई तो ब्रेन वॉश हो गया। इकाई या विनय टीका प्रणाली का प्रतिपादक कौन है, कार्टलन वासबर्न। तो क्या है इसका ट्रिक, विनय ने टीका खाई तो क्या हो गया, उसका ब्रेन वॉश हो गया। तो इसलिए वासबर्न, ब्रेन वॉश से वासबर्न हो गया, और विनय से विनय टीका या इकाई प्रणाली हो गया। ठीक है, इस प्रकार इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। ये जो वासबर्न थे ये कहाँ के थे, अमेरिका के थे साथियों। व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में इकाई या विनय टीका प्रणाली में क्या होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता व सामाजिक विकास के अनुसार शिक्षा इसमें प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में इसमें बांटा जाता है, पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके जो है वो इसमें पढ़ाया जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना। और इस विधि में यही इंपॉर्टेंट चीज़ है विनय टीका प्रणाली में, कि पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके जो है इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन देखें, और इसमें एक दो पॉइंट और हैं कि छात्र अपने ज्ञान की परीक्षा स्वयं करता है, कोई भी छात्र इस योजना में अनुत्तीर्ण नहीं होता। तो दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, विनय टीका में कोई भी बालक अनुत्तीर्ण नहीं होता, दूसरी बात छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाता है। फिर है डेक्रोली विधि, चौथी विधि अपनी डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक हैं ओविड डेक्रोली, नाम से स्पष्ट है, जैसी विधि का नाम वैसे ही जो है प्रतिपादक का नाम हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है याद करने में। ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी विधि है। याद रखना कि मंद बालकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि है डेक्रोली विधि। इसमें रुचि, क्षमता, वातावरण के अनुसार छात्रों को क्या दी जाती है, शिक्षा। बच्चे की रुचि किस में है उसी के आधार पर शिक्षा दी जाएगी, उसकी क्षमता क्या है, उसका वातावरण कैसा है, उसको देख करके जो है डेक्रोली में विधि में जो शिक्षा दी जाती है। संगीत व खेल के माध्यम से इसमें शिक्षा दी जाती है। लड़के व लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इनकी संख्या 20 से 25 होती है, यानी एक साथ 20 से 25 से अधिक को ये शिक्षा नहीं देते। एक साथ इस विधि में 20 से 25 बच्चे बच्चियों को जो है वो साथ में बैठाया जाता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी विधि है, याद रखना है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। यह प्रणाली डाल्टन व विनय टीका प्रणाली का ही मिला जुला रूप माना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली, बस नाम ही ध्यान में रख लेना, बाकी रटने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली डाल्टन और विनय टीका का मिला जुला रूप है, बस इतना ही याद रखना इसमें काफ़ी है। ठीक है, फिर है अभिकर्मित अनुदेशन। साथियों, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं स्किनर। साखित अभिकर्मित अनुदेशक साखित है, और उसके बाद और भी सारे हैं, गणितीय अभिकर्मित अनुदेशन है। तो इन सबको मैंने डिटेल से वैसे आपको पढ़ा दिया है, लेकिन अभी अपन देख लेते हैं अभिकर्मित अनुदेशन में सीधा सीधा। तो इसके प्रतिपादक जो माने जाएंगे वो स्किनर को माना जाएगा, और यह प्रणाली भी विनय टीका प्रणाली के ही समान है। इसमें भी छोटी छोटी इकाइयों को प्रोग्राम कहा जाता है। एक प्रोग्राम समाप्त होने पर दूसरा प्रोग्राम इसमें शुरू किया जाता है। जो विद्यार्थी प्रथम प्रयास में प्रोग्राम नहीं सीख पाते उसे फीडबैक दिया जाता है,
और ये विधि स्वाध्याय पर बल देता है, स्व मूल्यांकन पर भी बल देता है और इसमें शिक्षक की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो सीखा जाता है उसे पुनर्बलन दिया जाता है, जो सीख जाता है उसे, और छात्र को निर्धारित समय सीमा में सारे प्रोग्राम इसमें करने होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में। और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें भी, आपको रटने की इसको आवश्यकता नहीं है। 2-4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो स्किनर प्रतिपादक है, दूसरा स्वाध्याय पर यह विधि बल देती है, बस यही काफ़ी है इसके लिए। फिर एक किंडरगार्टन विधि, इसके प्रतिपादक है फ्राबेल। फ्राबेल साथियों कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। इस विधि में खेल, उपहार, अभिनय, रचना, गीतों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। फ्राबेल ने क्या कहा कि विद्यालय एक बगीचे के समान है जिसमें शिक्षक का स्थान मालिका व बच्चों का स्थान जो है बालकों का स्थान पौधों के समान है। ठीक है, और खेल के द्वारा इसमें सीखा जाता होता है किंडरगार्टन विधि में। और किंडरगार्टन जो विधि है उसमें फ्राबेल ने क्या कहा है कि विद्यालय जो एक बगीचे के समान है, शिक्षक उसका माली है और बच्चे उसके क्या हैं? पौधे हैं। उन पौधों को सींच करके जो है वो वृक्ष बनाना होता है, शिक्षक को यही उसका कार्य होता है। तो बहुत ही शानदार जो लाइन बोली गई है फ्राबेल के द्वारा, बिल्कुल सटीक लाइन बोली गई है। आप लोग भी शिक्षक बनोगे और आपको भी यही कार्य जो है वो आगे जा करके करना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी प्रणाली जो है इसके प्रतिपादक जो हैं वो है मारिया मॉन्टेसरी। ये इटली के हैं। याद कैसे करना है? मोंटी मंद बुद्धि है, काम से भी और ज्ञान से भी, यानी कर्म से भी मंद बुद्धि है और ज्ञान से भी जो है मोंटी क्या है? मंद बुद्धि है। ये एक ट्रिक है याद करने की। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी 3 से 6, वैसे तो इस अपने नाम से ही अपने को स्पष्ट है कि आराम से अपन इसको देख सकते हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी विधि है। भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा जो है वो मॉन्टेसरी विधि में दी जाती है। अब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा किस विधि में दी जाती है, यही प्रश्न बनता है इस विधि से, और कोई प्रश्न नहीं बनता लगभग, तो मॉन्टेसरी प्रणाली ही आएगा उत्तर। ठीक है, व्यवहारिक व व्यक्तिगत शिक्षा आदि इस प्रणाली के आधार पर दी जाती है। देखिए साथियों, गांधी जी जो थे उन्होंने भी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर शिक्षा, कर्मेंद्रियों के आधार पर शिक्षा देने का समर्थन किया था और उन्होंने मॉन्टेसरी विधि का समर्थन जो है वो किया है। ठीक है, उपकरणों के माध्यम से शिक्षा इसमें दी जाती है। शिक्षक सहायक सामग्री के माध्यम से मंदबुद्धि बालकों के लिए काफ़ी उपयोगी विधि है और विद्यालय को इसमें बच्चों का क्या समझा जाता है? घर समझा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है मॉन्टेसरी विधि। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, भाषा की शिक्षा देने के लिए काफ़ी उपयोगी विधि ये जो है मानी जाती है। फिर है ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि या खोज विधि। ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या खोज विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसमें क्या कि बच्चा इसमें स्वयं खोज करके सीखता है। यह विधि विज्ञान के जो है लिए विशेष उपयोगी विधि है और बालक को जिज्ञासु व सक्रिय बनाए रखती है। बालक इसमें स्वयं खोज करके सीखता है, इसीलिए इसको खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब बेसिक शिक्षा प्रणाली यह महात्मा गांधी जी की। इन्होंने क्या कहा कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जो इन्होंने बल दिया, मातृभाषा, निःशुल्क व हस्तकला शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। छात्र को देश प्रेम, सत्य, अहिंसा की शिक्षा दी जाती है। बालक जो है वो इसमें जो है शिक्षा जो वो बाल केंद्रित होती है। तो ये ध्यान में रखना आपको, बेसिक शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा दी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। और इन्होंने भी जो है एक प्रकार से हस्तकला यानी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों की शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। हस्तकला यानी कि हाथ का काम बच्चे को आना चाहिए, जिससे क्या होगा, अगर वो पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं है और उसको हाथ का काम अच्छा आता है, वो कलाकारी अच्छी कर पाता है, यानी अच्छी मूर्तियाँ बना पाता है, तो वो अच्छी मूर्तियाँ बना करके भी जो पैसे आराम से कमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल विधि। साथियों, खेल विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी कोल्डवेल कुक और इनकी पुस्तक है प्लेवे। और जो ये पुस्तक है, इसी पुस्तक में जो खेल विधि का इन्होंने जिक्र किया है। और अंग्रेजी शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है खेल विधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना आपको कि अंग्रेजी शिक्षण हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी है, तो वो है आपकी खेल विधि। साथियों, इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साथ साथ आपको प्रश्न इसमें बताता चला हूँ, इसीलिए बताता चला हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जहाँ से भी प्रश्न बना मैंने आपको बता दिया है कि अंग्रेजी शिक्षण हेतु उपयोगी विधि कौन सी है? खेल विधि। ये आपको ध्यान में रखना है।
और खेल विधि के प्रतिपादक हेनरी कोल्डवेल कुक हैं और इनकी पुस्तक का नाम प्ले वे है। वैसे तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल से, फिर भी एक बार और आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर है भूमिका निर्वाह विधि। यह जे.एल. मोरेनो की, समाज मिति विधि भी जे.एल. मोरेनो की है और भूमिका निर्वाह विधि भी जे.एल. मोरेनो की ही है। यानी कि बच्चे को इसमें क्या करते हैं, जैसे पाठ अपन पढ़ाते हैं, एक को राम बना दिया, एक को सीता बना दिया, एक को लक्ष्मण बना दिया, फिर जैसे जैसे पात्र आते गए संवाद के रूप में वो पढ़ते गए, तो वो भूमिका निर्वाह विधि ही होती है। ठीक है, फिर है पर्यवेक्षित विधि। ये डेजी मॉर्गन की विधि है। इसमें छात्र स्वयं प्रयास करता है और सीखता है। और ट्रिक क्या है इसकी, मोर क्या कहाँ मिलता है आपको, पर्यावरण में। तो पर्यावरण से पर्यवेक्षित विधि और मोर से मॉर्गन, डेजी मॉर्गन। तो पर्यवेक्षित विधि के प्रतिपादक हैं डेजी मॉर्गन और छात्र इसमें भी स्वयं क्रिया करके ही सीखता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अपन ने पढ़ी और व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित 12 विधियां भी अपन ने पढ़ ली कि किन विधियों का उपयोग करके जो है वो अच्छे प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। अलग अलग बच्चे होते हैं अलग अलग प्रकार के, उनको अलग अलग शिक्षा प्रणालियों से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बहुत अच्छे से उनका विकास हो सके। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रकार जो है वो भी पढ़ लिया अपन ने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार क्या हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं, इनका शैक्षिक महत्व क्या है। तो इसी के साथ व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक भी कंप्लीट होता है और यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 से संबंधित काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने की कोशिश करेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे यूनिट नंबर 3 के टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो आपको और चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को शेयर करें। साथ ही बताएं कि सारा मैटर आपका फ्री में अवेलेबल है रीट के लिए और शानदार मैटर है। जैसे मैं रीट में सफल हुआ हूँ वो मैटर आपको मैंने प्रदान किया है ताकि आप लोग भी रीट में सफल हो पाओ। तो दूसरे साथियों को भी जोड़िए और उनको भी जो इसका फ़ायदा लेने दीजिए। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।